गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिकों के IUPAC नामकरण। जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई क्रियात्मक समूह आ जाता है तो ऐसे यौगिकों का IUPAC नाम करने के जो नियम हैं वो देखते हैं। सर्वप्रथम बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह का आना अति आवश्यक है, यानी कि हमारी जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उसमें क्रियात्मक समूह होना बहुत ज़रूरी है। और श्रृंखला के चुनाव के बाद उसका क्रमांकन किया जाता है। क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से क्रियात्मक समूह निकट हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्रियात्मक समूह हैं जैसे CHO, COOH, CONH2, COR, CN, इन क्रियात्मक समूहों में कार्बन उपस्थित है तो जो क्रमांकन किया जाता है इनके कार्बन से ही किया जाता है, अर्थात इनके कार्बन को 1 नंबर मिलता है और फिर हम लंबी कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करते हैं, यानी कि नंबरिंग इनके कार्बन से शुरू की जाती है। और जिनमें कार्बन नहीं होता क्रियात्मक समूहों में उनके लिए ध्यान रखा जाता है कि वो किस सिरे से नज़दीक आ रहे हैं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखते हैं, फिर द्विबंध को देखा जाता है, फिर प्रतिस्थापी को देखा जाता है। तो क्रियात्मक समूह जिस सिरे से निकट आता है नंबरिंग उसी सिरे से करते हैं। अगर क्रियात्मक समूह 1 से अधिक है, समान क्रियात्मक समूह 1 से अधिक है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके अनुलग्न से पहले। ये एक वरीयता क्रम के अनुसार सारणी मैंने बना रखी है। देखिए, वरीयता क्रम का उपयोग तब होता है जब 1 से अधिक क्रियात्मक समूह एक ही यौगिक में उपस्थित होते हैं। तो इनकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये सारणी हमारे क्या काम में आती है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। वरीयता क्रम का अर्थ है कि जब एक ही कार्बनिक यौगिक में 1 से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो इस क्रम के अनुसार जो ऊपर है वो तो मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, उसका अनुलग्न काम मिलेंगे, और अन्य जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे उनको प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं और उनका पूर्वलग्न काम में लिया जाता है। तो यहाँ हम प्रत्येक क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम देखेंगे, उनका अनुलग्न देखेंगे और पूर्वलग्न देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है वरीयता क्रम में सबसे ऊपर। COOH ग्रुप जिस हाइड्रोकार्बन में उपस्थित होता है, जिस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है, उस कार्बनिक यौगिक को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह तो ये होता है COOH, और इस COOH वाले यौगिक को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल और पूर्वलग्न है कार्बोक्सी। SO3H समूह वाले कार्बनिक यौगिक को सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, जिसका अनुलग्न है सल्फोनिक अम्ल, यही इसका अनुलग्न है, और पूर्वलग्न इसका सल्फो होता है। पूर्वलग्न का काम कब पड़ता है? जब SO3H के साथ साथ उसी कार्बनिक यौगिक में COOH भी हो। तो COOH तो हो जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह, इसका तो अनुलग्न काम मिलेंगे, और SO3H हो जाएगा एक प्रतिस्थापी जिसका पूर्वलग्न काम में लेते हैं। और IUPAC नाम में इसका नामकरण जैसे प्रतिस्थापी का नाम करते हैं वर्ड रूट से पहले, ऐसे ही इसका नाम किया जाता है। इसी तरह से एसिड एनहाइड्राइड COOCO, ये जो समूह होगा, इस समूह के कारण जो कार्बनिक यौगिक बनता है उसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, जिसका अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। ये कभी भी पूर्वलग्न यानी कि प्रतिस्थापी के रूप में नहीं आता है, तो इसका कोई पूर्वलग्न नहीं होता। यह है एस्टर COOR। R का मतलब होता है एल्किल समूह, कोई भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, इसलिए R लिखा है। कोई भी एल्किल समूह इस ऑक्सीजन से जुड़ा हो सकता है। इस
COOR समूह वाले कार्बनिक यौगिक को एस्टर बोलते हैं, जिसका अनुलग्न होता है OH। ये एल्किल शब्द इसके लिए आया है। IUPAC नाम में एल्किल, इस एल्किल का नाम में सबसे पहले लिखा जाता है और अंत में इसका अनुलग्न OH लिखा जाता है। इसका पूर्व लग्न होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। COX क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को एसिड हैलाइड बोलते हैं। X का मतलब यहाँ है हेलोजन परमाणु। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी X की जगह पर हो सकता है। X का मतलब है या तो F हो सकता है या Cl हो सकता है या Br हो सकता है या I हो सकता है। तो एसिड हैलाइड ये कॉमन नाम है। हैलाइड की जगह क्या हो सकता है? अगर F आया है तो फ्लोराइड लिखेंगे, Cl आया है तो क्लोराइड, Br आया है तो ब्रोमाइड और I आया है तो आयोडाइड। तो जहाँ हैलाइड है उसकी जगह हम ये देखेंगे कि कौन सा हैलाइड है, उसी के अनुसार नाम लिखा जाता है। अनुलग्न है ऑयल हैलाइड और पूर्व लग्न है हेलोफॉर्मिल। हेलो का मतलब है वही, ये कॉमन नाम है। Cl होगा तो क्लोरो लिखेंगे, F होगा तो फ्लोरो लिखेंगे, Br होगा तो ब्रोमोफॉर्मिल, I होगा तो आयोडोफॉर्मिल। इस तरह से हेलो की जगह ये नाम लिखे जाते हैं। CONH2 क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को एसिड एमाइड बोलते हैं, जिसका अनुलग्न भी एमाइड ही है। पूर्व लग्न कार्बेमोइल है। CN साइनाइड अनुलग्न है नाइट्राइल और पूर्व लग्न है साइनो। NC होता है आइसोसाइनाइड, जिसके IUPAC नाम का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जिसका अनुलग्न हम कार्बिलैमिन मानते हैं और पूर्व लग्न इसका होता है आइसोसाइनो। CHO क्रियात्मक समूह वाले यौगिक एल्डिहाइड होते हैं, जिनका अनुलग्न होता है एल। पूर्व लग्न होता है फॉर्मिल या ऑक्सो। कब फॉर्मिल का उपयोग होता है, कब ऑक्सो का उपयोग होता है, ये हम देखेंगे जब हम बहुक्रियात्मक समूही यौगिकों का IUPAC नामकरण देखेंगे। CO क्रियात्मक समूह वाले यौगिक कीटोन कहलाते हैं, जिनका अनुलग्न CO समूह का अनुलग्न ऑन होता है और पूर्व लग्न ऑक्सो होता है। OH एल्कोहल, जिसका अनुलग्न है ऑल और पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। NH2 होता है एमीन। एमीन 3 तरह की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जब एमीन का नाम देखेंगे वहाँ इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन तीनों ही प्रकार की एमीनों के लिए अनुलग्न एमीन ही होता है और पूर्व लग्न एमीनो होता है। तो ये सारणी आपको इसी क्रम में याद रखनी है, क्योंकि बहुक्रियात्मक समूह यौगिकों का जब IUPAC नाम कर देंगे तो इसी सारणी के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण से ही हम नामकरण को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके IUPAC नामकरण के लिए जो सूत्र हम बना सकते हैं वो क्या है कि IUPAC नाम लिखते समय अगर प्रतिस्थापी उपस्थित हैं तो प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। जो मुख्य श्रृंखला हमने चयनित करी थी उस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उन कार्बनों के अनुसार वर्ड रूट लिखते हैं। और फिर प्राथमिक अनुलग्न, मुख्य श्रृंखला में सभी कार्बन एकल बंध से बंधित हैं तो अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न एन होगा। कोई द्विबंध आ रहा है तो ईन होगा और उस ईन से पहले उस ईन का नंबर होगा। त्रिबंध आ रहा है तो आइन होगा, आइन से पहले उसका नंबर होगा। और फिर तुरंत बाद प्राथमिक अनुलग्न से तुरंत बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाते हैं, जिसे द्वितीयक अनुलग्न बोलते हैं। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जो भी होगा वो क्रियात्मक समूह के अनुसार होगा। अगर ज़रूरत है नंबर लगाने की, क्रियात्मक समूह के नाम से पहले अगर नंबर लगाने की ज़रूरत है तो नंबर लगाया जाता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाते। जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन होता है तो नंबरिंग उन्हीं से शुरू की जाती है, तो नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे एल्कोहल है, कीटोन है, एमीन है, सल्फोनिक एसिड है, इनके अनुलग्न से पहले इनका नंबर लगाया जाता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता कि पता नहीं कौन से नंबर पे ये आ जाएं, मुख्य श्रृंखला के किस कार्बन के साथ ये जुड़े हो सकते हैं, तो वो नंबर लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे उदाहरण में इस बात को और समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका
अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। एक उदाहरण देखते हैं HCOOH। तो देखिए, हम नाम करते समय 3 जो नियम है वो अपने दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, उसके बाद नंबरिंग और उसके बाद नाम। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है और वो कार्बन भी किसका है? क्रियात्मक समूह का ही है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है। तो अब नाम ही लिखना है सीधा। एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा? मेथ होगा, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसलिए सीधा ही वर्ड रूट से नाम शुरू हो रहा है। मेथ एक ही कार्बन है, इसलिए कोई द्विबंध का सवाल है ही नहीं, यानी कि ये एकलबंध ही माना जाएगा जिसका प्राथमिक अनुलग्न होता है एन। और COOH क्रियात्मक समूह का द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। ठीक है, तो तीनों को जोड़कर नाम लिखा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ ओइक अम्ल से पहले उसका नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मेथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, जिसका साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। साधारण नाम हम पहले देख चुके हैं। ये देखिए, COOH क्रियात्मक समूह है, इसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू की जाती है। एक नंबर इसके कार्बन को मिलता है, दूसरा नंबर इसको मिलता है। 2 ही कार्बन की मुख्य श्रृंखला है जिस पर कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए नाम लिखते समय सीधा ही वर्ड रूट से नाम शुरू होगा। 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और एकल बंध उपस्थित है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा एथ, और एल्केन है क्योंकि एकल बंध है दोनों ही कार्बन के बीच में, तो एन। प्राथमिक अनुलग्न COOH का अनुलग्न यानी कि द्वितीयक अनुलग्न, इसमें क्या माना जाएगा? ओइक अम्ल। तो तीनों का नाम जोड़कर लिखा तो क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। एथ एन ओइक यानी कि एथेनोइक। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। मैंने कुछ के लिए लिख दिए हैं जिससे आपको ये याद रहे, क्योंकि IUPAC नाम के साथ साधारण नाम भी साथ साथ आप करते चलोगे तो ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, इस तरह का आपको कोई संरचना बनाकर दे दी। कई बार इसमें गलती ये हो जाती है कि नंबरिंग इस कार्बन से शुरू कर देते हैं। जो रूल स्पष्ट मैंने बता दिया है कि अगर क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो नंबरिंग उसी से होगी। तो पहला नंबर इसको दो और फिर देखो कि दूसरा नंबर किसे दिया जा सकता है। इससे जो कार्बन जुड़ा होगा उसको दूसरा नंबर होगा, फिर तीसरा नंबर इससे जो कार्बन जुड़ा होगा तीसरा नंबर उसको, और फिर चौथा नंबर इससे जो कार्बन जुड़ा है, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं तो चौथा नंबर या तो इसको दे सकते हैं या फिर इसको दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। जब नंबरिंग कर दी तो इस CH3 को नंबर नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है? प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखेंगे उसके नंबर के साथ। तो 3 नंबर इसको मिला है तो नाम क्या हो गया? 3 मेथिल। 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, ब्यूट, सभी कार्बनों के बीच एकल बंध है, एन। COOH क्रियात्मक समूह है तो ओइक अम्ल, तो नाम क्या बना? ब्यूटेनोइक अम्ल। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो द्वितीयक अनुलग्न से पहले यानी कि क्रियात्मक समूह के अनुलग्न से पहले डाई ट्राई टेट्रा लिख दिया जाता है, जैसे कि इसमें है। तो COOH 2 बार आ रहा है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि COOH के कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी और दूसरे COOH के कार्बन पे नंबरिंग ख़त्म होगी। तो इससे नंबरिंग शुरू करी है तो नंबरिंग यहीं ख़त्म होगी, 1 2 3 4 5। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन माने जाएंगे? 5 कार्बन माने जाएंगे। तो और कोई इसमें प्रतिस्थापी है नहीं, तो वर्ड रूट से नाम शुरू हुआ पेंट, एन। डाई ओइक अम्ल, डाई इसलिए लगाया क्योंकि 2 COOH हैं, इसलिए द्वितीयक अनुलग्न से पहले उसके नंबर लगा दिया जाता है। 2 हैं तो डाई, 3 होते तो ट्राई लिखते, लेकिन यहाँ 3 हो जाते COOH तो नामकरण का तरीका बदल जाता है, उनकी आगे बात करेंगे। तो जब 2 COOH समूह एक ही कार्बनिक यौगिक में आते हैं
तो उसका नाम इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि ओइक अम्ल से पहले डाई लगा दिया जाता है। और जो मैंने बात कही है कि पहला नंबर पहले COOH को देंगे और दूसरा नंबर आखिरी नंबर दूसरे COOH को दिया जाता है। फिर ये नहीं देखते कि कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको। CH3 CH2 CH2 COOH CH2 COOH। यहाँ देखिए, अब नंबरिंग इस कार्बन से शुरू कर रहे हैं या फिर इससे कर रहे हैं, पहले तो ये देखना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इससे शुरू करिए तो अंतिम नंबर इसको दिया जाएगा, इससे शुरू कर रहे हैं तो अंतिम नंबर इसको ही मिलेगा, यानी कि इसके बाद इसके पास ही आना होगा, आगे नहीं जा सकते। तो अपने पास दो ही ऑप्शन है, या तो नंबरिंग इससे शुरू करो या फिर इससे शुरू करो। अगर इससे शुरू करते हैं तो नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 और 4, इसके पास ही आना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते। लंबी कार्बन श्रृंखला का मोह हमें त्यागना होगा। यहाँ ये ज़रूरी है कि अंतिम नंबर दूसरे COOH के कार्बन को ही मिलेगा। और नंबरिंग इससे शुरू करी है तो 1 2 3 और 4 ऐसे आएंगे। अब सही कौन सा है ये देखना है, क्योंकि ये अब क्या बच गया हमारे पास, प्रतिस्थापी बच गया। और कौन सा, प्रोपिल। तो हम ये कोशिश करेंगे कि नंबरिंग उस COOH से शुरू करें जिससे इस प्रोपिल को कम नंबर मिले। अगर इससे नंबरिंग कर रहे हैं तो इस प्रोपिल को 3 नंबर मिल रहे हैं, और इससे नंबरिंग शुरू कर रहे हैं तो इस प्रोपिल को 2 नंबर मिल रहे हैं। तो इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं, ये सही है, 1 2 3 और 4। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपिल। मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की होगी, तो ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। दूसरा क्रियात्मक समूह लेते हैं सल्फोनिक अम्ल SO3H। अब देखिए, इसमें कार्बन नहीं होता, सल्फर से शुरू होता है ये क्रियात्मक समूह, इसलिए नंबरिंग करते समय हमारी कोशिश ये रहेगी कि SO3H जिस सिरे से नज़दीक आता है उस सिरे से नंबरिंग की जाती है। इस सिरे से नंबरिंग करते हैं तो ये 4 नंबर पे आता है, और इस सिरे से 2 नंबर पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इसी सिरे से की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा क्रियात्मक समूह। और ये देखिए, ये Cl हो गया प्रतिस्थापी। क्रियात्मक समूह का तो अनुलग्न लिखा जाता है, जो कि नाम में सबसे अंत में लिखा जाता है, और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। 4 नंबर पे क्लोरो आया है, प्रतिस्थापी का नाम हो गया। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन, और दूसरे नंबर पे सल्फोनिक अम्ल आया है। SO3H का अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। नंबर लगाना इसका ज़रूरी होता है कि कौन से कार्बन पे ये आया है। तो ये था सल्फोनिक अम्ल। ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको ऐड किया है। तीसरा क्रियात्मक समूह है एनहाइड्राइड COOCO। इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं या फिर इस तरह से दर्शा सकते हैं COOCO, यानी कि इस कार्बन से भी एल्किल समूह जुड़ा होगा, और इस कार्बन से भी, यानी कि ऑक्सीजन से नहीं है ये बंद, ये कार्बन से ही है। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं कि 2 CO हैं, दोनों से ही एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं एनहाइड्राइड, जिसका अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। जैसे कि साधारण नाम में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि आधे समूह का नाम करते हैं तो वो पूरे समूह का नाम मान लिया जाता है। कब? जब दोनों ही कार्बनों से समान एल्किल समूह जुड़े हों, और जब असमान जुड़े हों तो फिर दोनों समूहों का अलग अलग नाम किया जाता है। तो यहाँ देखिए, इन दोनों ही कार्बनों से समान एल्किल समूह जुड़े हैं, तो आधे समूह का नाम करके ही हम पूरे समूह का नाम उसको मान लेते हैं। तो इसके आधे समूह का नाम करते हैं तो 2 ही कार्बन होते हैं उसमें, जिसकी नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। 2 ही कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है एथ। एकल बंध है तो एथेन, और अनुलग्न क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। तो ये तीनों जुड़कर क्या बना, एथेनोइक एनहाइड्राइड। साधारण नाम
आपने देखा ही है क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी आधे ही अणु का नाम है जिससे हम पूरे अणु का मान लेते हैं। और जब इन दोनों ही कार्बनों से अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हैं तो दोनों का अलग अलग नाम करते हैं। इसका तो हो गया एथेनोइक और इसका हो गया 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक, यानी कि प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों के साथ एनहाइड्राइड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके ये भी एथेनोइक एनहाइड्राइड बोला जाएगा, ये इसके लिए भी एनहाइड्राइड लगाना पड़ेगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड को कॉमन एक बार ही लिख दिया जाता है लास्ट में, ठीक है। और साधारण नाम होगा इसका एसिटिक प्रोपेनोइक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। प्रोपियोन होता है 3 कार्बन के लिए। ये साधारण नाम में आप जाकर देख लेना वीडियो को। अगर साधारण नाम ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक बार उस वीडियो को खोलकर देख लेना। ये था एनहाइड्राइड का यूपीएससी नाम लिखने का तरीका। कोई भी समस्या हो मुझे ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करो। 15-20 मिनट का वीडियो भी आप नहीं देख पाते हो तो ये बहुत बेकार बात है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस समय का जितना ज़्यादा उपयोग करोगे उतना ही आगे निकलते चले जाओगे साइंस में। धन्यवाद।